अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ ज़हरा ज़ाहिद और आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं एट KTN, मिस्टर हुसैन थीबू। अभी हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हुसैन, कैसे हैं? जी सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी मैं ऑल राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। फॉर जॉइनिंग अस। और आप बहुत बिजी होते हैं, शुक्रिया कि आपने हमें कुछ टाइम दिया। आज हम आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके बारे में कुछ मालूम भी करेंगे और कोविड-19 के हवाले से भी कुछ और मालूमात और आपकी एडवाइस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे It's a really great honor for me to be with you. Thank you very much for taking me on your channel. Thank you. God bless you. थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहला सवाल मिस्टर हुसैन मैं आपसे करूँगी अबाउट योर जर्नी बीइंग एन एंकर एंड सीनियर एनालिस्ट। आप किस तरह से आप इंस्पायर हुए और आज आप जाएँ, आपका सफ़र अभी तक का किस तरह से रहा? देखिए जी, इसमें मैं गुजारिश कर लूँ कि मैं सबसे पहले तो मेरी जो एजुकेशन हुई उसके बाद मैंने सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया, वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद में मेरा थोड़ा छोटा मोटा अपना बिजनेस है, मैंने अपना बिजनेस किया। फिर मेरा ये लिखना पढ़ना इसका जो है वो मुझे बचपन से शौक़ होता था, तो मैं काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहा। फिर जब ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया तो इसमें मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, इवन जो मैं पाकिस्तान को इंडिया के चैनल्स पे भी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान में अपीयर होता रहा, डिफेंड करता रहा। फिर थोड़ा सा मैंने कहा शौक कर लेते हैं कि ये एंकर की जॉब भी कर लेते हैं कि कैसा है, तो उसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं उसको भी बड़े अच्छे तरीके से शौक से कर रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये मैं आपसे आजकल जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से पूछूँगी। जो ये कोविड-19 का जो अब कह लें दौर है, जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बिज़नेस के हवाले से आपके ख्याल से अब दुनिया जो है वो बेसिकली इसके साथ अभी कुछ तो रहना ही पड़ेगा कह लें। तो आपके ख्याल से किस तरह से दुनिया इसके साथ चलेगी और क्या आपका इसके बारे में? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँ कि ये जो पेंडेमिक है, ये कोविड-19, ये सबसे पहले चाइना के शहर वुहान से है। उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिस्ट्री, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिसइन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन और रिसर्चेज़ और नॉन रिसर्चेज़, उस पे भी बहुत सारे काम हुए, जिस पे लोगों ने कहा कि जी ये सबसे पहले लोगों ने कहा जी ये अब चाइना के लिए अमेरिका ने क्रिएट किया है। सबसे पहले तो ये फिलासफर जो हमारे फेसबुक के थे, जो हमारे सोशल मीडिया के थे, जो हमारे व्हाट्सएप के थे, उन्होंने कहा जी ये चाइना गया। उसके बाद वो जब आगे बढ़ी वो बीमारी, वो दुनिया में गई, तो फिर कहा गया कि नहीं ये चाइना ने क्रिएट किया था। तो इसके मैं ये समझता हूँ ये किसी ने क्रिएट नहीं की है, ये एक बीमारी है। जैसे बीमारियाँ हमेशा दुनिया में क्रिएट होती हैं, वो उसके सर्टन रीजंस होते हैं। सबसे जो बड़ा रीज़न उसका होता है वो हमारा ग्रीन के साथ प्यार नहीं होता, जो हम अर्थ के लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, जो हमारे पास पोल्यूशन है, जो हमारे पास धुआं है, जो हमारे पास एंटी फ्रेंडली सोसाइटी, जो ऑक्सीजन है वो सारी ये बीमारियां पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये टाइम टू टाइम 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी। मैं समझता हूँ उसका भी ये रीज़न था कि हम अपने ज़मीन के लिए, अर्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वो बीमारी बढ़ती गई, उसने
पहले जो है वो चाइना के अंदर अटैक किया, उसके बाद वो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में गए, अमेरिका में गए, मिडल ईस्ट में गए, पाकिस्तान में भी आए। उस पे टाइम टू टाइम एक लोगों की डिफरेंट टाइप्स की जो है वो रिसर्च भी चलती रहेगी कि ये इसके लिए जंग है, वो इसके लिए जंग है। अब ये जब पूरी दुनिया में इसने न रंग देखा, न नस्ल देखा, न कौम देखी, न जात देखी, न पात देखी, न कावा देखा, न मस्जिद देखी, न मंदिर देखा, हर जगह पे आई। अब ये लगा कि ये बीमारी वाकई एक बीमारी है और इसका एक ही इलाज है। किसी भी जुनेद बंगाली के पास, जादू टोने वाले के पास, या मौलवी के पास, या मंदिर के पास, या गाय के पास जो इंडिया में होता था, वो कोई इलाज नहीं है। इसका साइंस के पास इलाज है और साइंस इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च कर रही है, जिसमें खास तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम इसको 2 से ढाई महीने में इसका कोई ना कोई जो वो वैक्सीन है वो तैयार कर लेंगे। अब तो ये जो वबा ये पता ये चला कि अब ये जा कहीं नहीं गई है, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ तकरीबन 6 महीने चलेगी। अब दुनिया ने इसके साथ रहना सीखना है। इसको जैसे हम पहले सोशल कंप्लायंस करते थे हम इंडस्ट्रीज में, जैसे हम पहले हमारे जो कस्टमर होते थे वो हमारे मुख्तलिफ SOPs देते थे कि आपने इस तरीके से अपनी जो ब्रांड है वो बनानी है, उसके ये SOPs हैं। हम अब वो जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर हैं, जो सब वेंडर हैं, वो आपको एक SOP देंगे कि आप कोविड-19 को भी इस तरीके से डिस्टेंस रखेंगे, उसमें आप हाथ धोते रहेंगे, वो उसमें आप फेस मास्क पहनेंगे। तो ये एक लाइफ का हिस्सा हो जाएगा और हम इसके साथ सर्वाइवल करना सीखेंगे। और जैसे कहते हैं ना कि लड़ना है डरना नहीं है, तो हमने इससे डरना नहीं है और हमने सही बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसके साथ अब रह के और चलना है। सही सही आपने सही कहा कि उसका भी बिल्कुल असर है कि सरकारी बीमारियां रोकती हैं कि कंट्रोल उसको वैक्सीन निकालने में, कंट्रोल करने में शायद बहुत टाइम लगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसके साथ देखते हैं किस तरह से हम लोग चलेंगे होपफुली। अच्छा, अब आपके ख्याल से ये सिंध गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं गुजारिश कर लूँ कि दुनिया में जब ये वबा आई तो उसके साथ दुनिया में जैसे सबसे पहले 7 मार्च को एक इवेंट हुआ, 7 फरवरी को सॉरी, वो हुआ स्पेन में। वो जो उस वक्त स्पेन में भी सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो वज़ीर आज़म की जो वाइफ थी वो उन्होंने एक इवेंट किया, एक वुमेंस डे था, उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया। फिर वो वहाँ से एक मैच में भी चली गई फुटबॉल की, जिसमें 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद वो लोग सारे जो सारे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पे चले गए और उससे पूरे स्पेन को उन्होंने जकड़ लिया। फिर इस बीमारी का प्रॉब्लम ये था कि इसमें खौफ हरास ज़्यादा था। मतलब इसमें जो डेथ रेशो है वो हमारे मुल्क में तो बहुत ही कम है, 2% भी नहीं है। अगर हम सही दुनिया में देखें तो 5 to 6% है। अगर दुनिया में अगर और बीमारियों के साथ इसको कंपेयर किया जाए जी तो जैसे अगर आप देखें तो टाइफाइड जब इंट्रोड्यूस हुई थी बीमारी, तो उसका जो डेथ रेशो था वो 100% था। सही जिसको भी मलेरिया होता था वो नहीं बचता था, वो मर जाता था। तो ये कोविड-19 इतनी डेंजरस बीमारी नहीं थी। इवन बर्तानिया के वजीर आजम भी निकले और वो होटलों में गए और उन्होंने खाना खाने की कोशिश की और लोगों को बताने की कोशिश की कि देखें ये कोविड-19 कुछ नहीं है, आप निकले बाहर। लेकिन जब उसको खुद को हो गई तो उसने कहा कि नहीं यार, ये तो मुश्किल काम है। फिर हमारे सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त, हम सिंध गवर्नमेंट से हमारे लाख इख्तलाफात सही, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं जो डिलीवर नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जो यहाँ का वजीर आला सिंध है वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसको दुनिया की पता। गवर्नेंस पे बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये इतनी अगर मेहनत एफर्ट्स ये चीफ मिनिस्टर गवर्नेंस पे लाते हैं, जितने एक्टिव पार्टिसिपेट इन्होंने कोविड-19 के ऊपर अपने आप को किया है, 24/7 जो है वो इन्होंने इस पे टाइम दिया है। अगर इतना ये
गवर्नेंस पे भी लाते तो ये कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकता था। इन्होंने सिंध में कुछ भी डिलीवर नहीं किया, मैं इससे पहले तो एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कोविड-19 पे बहुत ज़बरदस्त काम किया, इन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को बताया। वजीर आजम साहब पहले कहते रहे कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन फिर वजीर आजम को जब पता चला कि नहीं ये तो मुश्किल बीमारी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो भी कहता है कि 100% लॉकडाउन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं नहीं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ चल रही है, ये सेम कंट्रोवर्सी अमेरिका में भी है। जो मेयर न्यूयॉर्क है और जो प्रेसिडेंट अमेरिका है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि जी नहीं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पे डटी रही, जबरदस्ती करते रहे कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए। इवन फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी एक्सक्यूज मी कि मस्जिद में आप तरावियों के लिए एसओपी के तहत अलाउ करें। सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी मना कर दिया कि नहीं जी हम इस तरह से भी अलाउ नहीं करेंगे। तो सिंध गवर्नमेंट ने इस पे प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स तो लिए, लेकिन इफेक्टिव नहीं लिए। इफेक्टिव से मतलब ये है कि अगर आपने किसी को लॉकडाउन में रखा, आपने उस पे वर्किंग क्या की? क्या आपने कोई सेग्रीग्रेट किए, उनको कोई कोड अलॉट किया, उनको कोई चेक किया, उनको कोई एनओसी इशू किया कि हाउ मेनी पीपल्स यू हैव सिलेक्टेड फॉर दिस डिजीज, एंड उसको आपने चेक करने के बाद फिर आपने उनको एनओसी दिया कि ये आप अभी क्लियर हैं, आप अभी जाएं। होना तो ये चाहिए था ना कि आप पहले उस पर काम करें, फिर उसके बाद उस पर आप ये बताएं कि ये लोग जो हैं ये क्लियर हैं और ये बाहर जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इफेक्टिव काम नहीं हो सका। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम ये कि हमारा मुल्क की जो डायनामिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है। हम तो पहले तो हम ये लड़ते रहे कि जी हम प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास सिरिंजेस नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है। अगर इस मुल्क में आप देखें कि अगर बेड और ये हम लेने जाएं नॉर्मल सरकमस्टेंसेस में, तो भी नेब आके करप्शन का केस बना देगी कि भाई आप बेड क्यों लेने जा रहे हैं, जब आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आप बेड क्यों लेने जा रहे हैं। तो मुल्क के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। अगर हम देखें तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज थे, उनका भी मेडिकल सिस्टम हॉस्पिटल इसके सामने लेट गए, बैठ गए बिल्कुल ये कोविड-19। तो सिंध गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, लेकिन इनको चाहिए ये कि जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो उसका इफेक्टिव रिजल्ट भी तो लेना। मतलब आप उसकी सेग्रीग्रेट करें लोगों को कि जिन जिन को जो कोविड-19 से इफेक्टिव नहीं है उनको किसी तरह से एनओसी इशू करें, उनको कहें कि वो अपना बिजनेस शुरू करें। तो कोई प्रॉपर आप बंदों को बंद करके फिर बाहर कर दें, फिर बंद करके बाहर कर दें, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सही, सही, सही। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ये और फेडरल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप क्वेश्चन को रिपीट करें। मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में मैं ये गुजारिश कर लूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को पास जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके पास टेक्निकल लोग हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते रहे कि इसकी एक ही वजह है कि लॉकडाउन होना चाहिए और लोगों को स्ट्रिक्ट जो है वो अपने आप को क्वारंटाइन में रखना चाहिए। अच्छा, वजीर आजम ने हमेशा एक ही मौकफ रखा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, फिर वजीर आजम ने इस बिहाफ पे मुख्तलिफ जो है वो दुनिया की बड़ी तंजीमों को भी इस पे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ हेल्प करें, आप हमारी मदद करें, क्यों आप हमारा लोन माफ़ करें। वजीर आजम साहब ये समझ रहे थे कि ये जो गरीब लोग हैं जो हमारे पास, पहले भी उन्होंने स्पीच में कहा कि जी जो ठेले वाले हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव करेंगे। अब वो फिर वजीर आजम साहब उधर ही उसी वक्त कहते थे कि आप बाहर ना निकलें, आप रक्शे में दो ना बैठें। जब आप लोगों को एक तरफ बोल रहे थे कि आप बाहर ना निकलें, फिर आप दूसरे ही सेंटेंस में कह रहे थे कि छाबड़ी वाले का, रक्शे वाले का और फलाने वाले का, ठेले वाले का क्या होगा। तो जब आप एक जुमले में कह रहे हैं कि बाहर ना निकलें,
फिर दूसरे जुमले में कह रहे हैं कि रिक्शे वाले का ठेले वाले का क्या। तो भाई जब आप बंदों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं तो फिर रिक्शे में ठेले में कौन। तो फेडरल गवर्नमेंट इस वबा में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज लगी, उनका कोई क्लियर जो मौक़िफ़ था वो इस पे आ नहीं रहा था। वो बार बार एक बात कह रहे थे कि जी आप लॉकडाउन में रहें, आप अपने आप को क्वारंटाइन में रखें, फिर वो कह रहे थे कि हमें ये भी सोच रहे हैं कि हम छोटे लोगों को किस तरह से करें। फिर फाइनली उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोग रजिस्टर थे उनको इन्होंने 12,000 दिए, तकरीबन 144 बिलियन का उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया, जिसने बड़ा इफेक्टिव रोल पैदा किया। और वो जो गरीब लोग थे जिनको खास तौर पे जो इफेक्टेड थे इसमें कोविड-19 में, उनको अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको और मजीद वर्किंग इस पे करनी चाहिए। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्होंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए फेडरल गवर्नमेंट में, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। क्योंकि देखें, अगर आप देखा जाए तो कोविड-19 ने एग्रीकल्चर को इफेक्ट नहीं किया है। तो जो लोग गांव में देहात में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से काम कर रहे हैं, उसको तो इफेक्ट नहीं हुआ ना। इफेक्ट तो हुआ है इंडस्ट्री। इस वक्त अगर आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री देखें तो उसमें 50 लाख लोग हैं जो इफेक्ट हुए हैं, जो डेली वेजेस थे, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, फिर जो उसका मैन्युफैक्चरर था, जैसे बटन बनाने वाला था, रिबन बनाने वाला था, जिपर बनाने वाला था, वो सारा का सारा डेली वेजेस वाला इफेक्ट हुआ है। तो रादर देन कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उठाएं, जिसको समहाउ कुछ पॉलिटिक्स के बुनियाद पे भी बनाया गया था, आप जो इंडस्ट्रियल के बड़े बड़े जोन बने हुए हैं, जिसमें फैसलाबाद में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, उसके बाद कुरंगी का जो एसोसिएशन है, साइट एसोसिएशन है, इनके एसोसिएशंस के हेड को बुलाएं, बिजनेसमैन को बुलाएं और उनसे एक लिस्ट लें कि कितने लोग हैं, कितने वो वर्कर हैं जिन जो मिनिमम वेजेस पे हैं, हेल्पर हैं, उनको फैसिलिटेट करें। इस वक्त रियासत को चाहिए कि जैसे दुनिया में अगर हम डेवलप कंट्रीज को देखें, चाइना ने जब जे चाइना में कोविड-19 आया तो उन्होंने सबसे पहले हांगकांग में हर आदमी को 12,000 डॉलर दिए थे कि आप जाएं, घर जाके बैठें और बैठ के अपना काम करें, जब तक ये कोविड-19 ठीक नहीं होगा तब तक आप घर पे बैठें। यूएसए में अभी हर आदमी को अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 लाख रुपए हर बंदे को मिले हैं, जो कोविड से इफेक्टेड है, नहीं है, घर पे बैठे हैं। कि एक मर्तबा तो लोगों को सबको आप घर पे रखें ना। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ये फोर्स कर रही है कि जी आप घर पे बैठे। तो डिफिकल्ट हो जाएगा इसको मेंटेन करने के लिए। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग करनी चाहिए पहले। आप मुझे सुन पा रही हैं? हम जी, जी। जी, जी, अभी बीच में थोड़ी-सी आवाज़ वो हुई थी बट अब वापस सही आ गई। आपकी आ रही आवाज़ आ रही है। अच्छा डिस्कनेक्ट तो नहीं ये हुए? नहीं, नहीं, अभी अभी तो है। अभी जो है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी, जी, मुझे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपकी आपकी भी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजिंग की है मिनिस्टर से तो उसके बारे में आपको क्या जी, आप काइंडली सवाल रिपीट करें। मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट के जो फ्रीक्वेंट चेंजिंग हो रही है अभी जैसे चेंज हुई फॉरेन मिनिस्टर इंफो मिनिस्टर जी, जी, जी। तो उस बारे में आपका क्या देखें, इस पे मैं आपको गुजारिश करूं कि वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस बता रहा होता है कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स कर रही है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें खुद ब खुद होती रहे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या आके बताए जब अगर आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। अगर दुनिया में जर्मनी में कभी अंजलिना मार्कर को तो किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ी कि वो आके बताए कि अंजलिना मार्कर ये कर रही है, वो कर रही है, क्योंकि वो वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स होता है।
यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये गवर्नमेंट के जो बेंचेस पे बैठे हुए हैं उनका भी कहना ये है कि जी अभी तक हम डिलीवर प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 1 साल के बाद पहले चेंज हुआ था, फिर इसके बाद फवाद चौधरी साहब थे। फवाद चौधरी साहब मैं समझता हूँ बहुत कैपेबल आदमी थे, उनकी कैपेसिटी थी, वो मीडिया को डील कर सकते थे। उस वक्त भी ये प्रॉब्लम था कि वो शायद प्रॉपरली जो है वो मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मीडिया को आप क्या दिखाएंगे, इस वक्त सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। सोशल मीडिया के पास कोई आपके पास कंट्रोल नहीं है, वो सारे के सारे एप्स जो है वो दुनिया में कंट्रोल होती है। तो जो खबरें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आती हैं, आपके प्रिंट मीडिया में आती हैं, इससे पहले आपके सोशल मीडिया में आ जाती हैं। तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं कि ये जो हमारी अभी मैडम डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो मिनिस्टर थी, इसके कुछ इश्यूज थे। ये डॉक्टर साहिबा जो है जब मिनिस्ट्री में आई, तो इससे पहले फवाद चौधरी साहब थे। फवाद चौधरी साहब ने एक एसओपी सेट की थी कि जिसके तहत आप अगर ये जो टेलीविजन चैनल्स होते हैं इनको अगर एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल रही होती है या न्यूज़पेपर के थ्रू मिल रही होती है, तो उसके मिडिल में एक एजेंसी होती है जो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, उसके थ्रू गवर्नमेंट मीडिया चैनल्स को एंड न्यूज़पेपर्स को देती है। जब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आई तो उन्होंने पहले यहाँ पे अप्रूव्ड 10 कंपनीज थी, 10 एजेंसीज अप्रूव थी, 10 उसमें से उन्होंने वो वजीर आजम साहब ने और फवाद चौधरी साहब के दौर में वो अप्रूव हुई थी। वजीर आजम साहब की कंसेंसस से हुई थी। जब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आई तो उन्होंने आने के साथ 2 कंपनियां और ऐड कराई, जिसपे हाउस में बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि जब एसओपी सेट हुआ है तो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा क्यों इस पे जो है वो अपना चेंजिंग ला रही हैं, जिसपे उन्होंने एक मुनीर गोंडल साहब है जिसकी कंपनी को अप्रूव कराया। आगे चल के उसमें कुछ करप्शन के एलिमेंट्स भी आए, कोई 5 या 6 करोड़ रुपए की करप्शन थी, जिसके तहत फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा और मुनीर गोंडल साहब के आपस में एविडेंस भी आ गए जो वजीर आजम साहब को भी पुट अप किए गए। अच्छा, वजीर आजम साहब बार बार इस बात पे फिरदौस आशिक ऐवान साहब को बुलाते भी रहे। फिर इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने कुछ अपने घर के वाउचर्स, कुछ अपने घर के बिल्स जो है वो भेज दिए जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है फेडरल लेडी, उनको भेजा कि जी ये आप मेरे बिल भी क्लियर करवाएं। तो उन्होंने कहा जी ये तो आपके घर के अखराजात हैं, तो ये हमारे पास तो ऐसी कोई एसओपी नहीं है कि जिसके तहत हम आपके जो है वो बिल्स क्लियर कराएं। वो भी उन्होंने डायरेक्ट वजीर आजम साहब को भिजवा दिए। तो वो वजीर आजम साहब उस पर भी बड़े नाराज हुए कि वो किस तरह से हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में उन्होंने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखा है वो तो शिबली फराज साहब को रखा है। यो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, उनके लिए तमाम जितने भी आपके अपोजिशन के भी हैं तो वो भी उनके साथ हैं, और जो गवर्नमेंट वाले बेंचेस पे हैं वो भी उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके साथ एक बड़े अच्छे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो आईएसपीआर को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर चुके थे, वो उनके साथ अटैच किया है कि इसमें जो करप्शन का एलिमेंट्स था उसको ख़त्म किया जाए। बाकी जो बात होती है वो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा भी अच्छी कर लेती थी और फवाद चौधरी साहब भी अच्छे कर लेते थे। अब मीडिया को फेस करना है काम ना करते हुए। अब मुझे आप बताएं ना कि जो शुगर और आटे का क्राइसिस हुआ, अब आप इसमें 2+2=4 ही होगा ना, इसको 5 या 3 कैसे करें? उस पे जो वजीर आजम साहब के लेफ्ट और राइट पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने किया। अब वो उसको हम कैसे कहें कि ये वजीर आजम साहब इनको नहीं जानता? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो लिहाजा अब शिबली फराज साहब भी बड़े प्यार प्यार से बताएंगे। लेकिन जो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हैं उनके कुछ करप्शन के इश्यूज थे जिसकी वजह से उसको हटाया। सही है। अच्छा, ये भी अच्छा है कि गवर्नमेंट ने उनको बुला दिया, ये भी कमेंट हमें करना चाहिए।
अच्छा, आपका 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? जो इसके बारे में जो बात चल रही है आजकल? अच्छा, मैं इसमें एक गुज़ारिश कर लूँ ना मैडम कि ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव था। उसके अंदर तमाम जितने भी अपोज़िशन के लीडर थे, जितने भी गवर्नमेंट के लीडर्स थे, उन सबको ऑन बोर्ड करके 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसमें कोई किसी को शक नहीं है। ठीक है जी, उसमें एक कंकरेंट लिस्ट लगाई गई थी कि आप 10 साल के बाद जो फलां जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सूबों को ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो पावर है, पावर को नीचे से निचली सतह तक ले जाएगा। जैसे वफाक और प्रोविंसेस, जो एमएनए और जो एमपीए हैं और जो सेनेटर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन करेंगे, और जो गवर्नेंस है वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू होगी। वो जो नाली बनानी है, जो रोड बनाना है, वो काम है काउंसलर का। तो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना था, पावर को बिल्कुल निचली सतह तक लेके आना था। अब जब 1983 आया तो ये कंकरेंट लिस्ट खत्म होनी थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी थी, लेकिन उस वक्त जो थे वो एक डिक्टेटर थे, जियाउल हक। उस वक्त तो ये हो नहीं सका। उस वक्त तो कानून में और 18th अमेंडमेंट हुई, जिसने तो और हमारे मुल्क में जो है वो जबरदस्त किस्म का इंतशार फैला दिया। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये 2010 में, 4 अप्रैल 2010 में तमाम जो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे लोग थे, ये रजा रबानी के सरबराही में 18th अमेंडमेंट बनाई गई, जिसमें 26 मेंबर थे। और जो उसको 292 मेंबर्स ने इसको वोट किया, और सेनेट में 100 मेंबरान में से 92 मेंबरान ने इसको वोट किया। और इसमें काफ़ी सारी अच्छी चेंजेस हुई, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि केपीके का नाम चेंज हुआ। पहले एनडब्ल्यूएफपी था, बलूचिस्तान के नाम में बीएयू था, जिसको बीओ कर दिया। सिंध में एच नहीं था, उसको सिंध को एच लगाया गया। इसमें जो असल काम था वो 58(2) भी ख़त्म की गई। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर था कि वो किसी भी वक्त हुकूमत को घर चलता कर देता था, वो ख़त्म किया गया। इसका जो आर्टिकल नंबर 140 और 140A था, उसके तहत जो पावर्स थे वो पावर्स प्रोविंस से शिफ्ट करके लोकल गवर्नमेंट तक लाने थे। अच्छा, अब इसमें एनएफसी अवार्ड भी हुआ कि सूबों को, प्रोविंसेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रोविंसेस क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रोविंसेस के लिए एसओपी सेट किया गया, उस पर अमल करना। अब रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई कि रिसेंट डेवलपमेंट के तहत 18th अमेंडमेंट में नाउ प्रोविंस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। वो वफाक सिर्फ उसमें जो चीफ मिनिस्टर है सूबे का, वो हेड है। गवर्नर जो है उसकी सिर्फ इतनी अहमियत है कि वो वफाक का नुमाइंदा है, और वो कोऑर्डिनेशन करेगा बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नथिंग एल्स। अब जब खास तौर पे रमज़ान के मैटर्स हुए, जिसमें कोविड-19 के इश्यूज हुए, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने एसओपीज तैयार की कि आप इस तरीके से अमल करेंगे, सिंध गवर्नमेंट ने उस पर कैटेगरिकली मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। तो वफाक को अपनी रिट मेंटेन करने के लिए 18th अमेंडमेंट जो है वो सामने आ गई। अब मैं आपको ये गुजारिश कर लूं कि पीपल्स पीटीआई के पास सबसे पहले तो पावर नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। नंबर 2 बात ये है कि ऐसी कौन सी पॉइंट है 18th अमेंडमेंट में जिसको आप चेंज कर सकते हैं? क्या आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं? क्या आप नेशनल गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब आप ये सिर्फ और सिर्फ ये एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अमंग द पीपल के लोगों में, और मजीद जो है वो अब हम पैदा हो के पता नहीं क्या होगा कि 18th अमेंडमेंट में कोई चेंजेस हो सके। वो इतनी कंप्रिहेंसिव पहले से बनी हुई है, जिसकी तहत
आप क्या करेंगे? आप मतलब या तो आप मार्शल लॉ लगा दें, या तो आप फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दें कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी कौन सी पॉइंट है मेरे पास? मैं कल भी इस पे एक प्रोग्राम भी किया, मेरे पास एक से एक पॉइंट सब के सब लिखे हुए हैं, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उस पे कोई किसी को कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। इसके अंदर एक तरमीम में ये भी है कि आप 5 साल से लेके 16 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि तालीम मुहैया करें। तो तालीम क्या मुहैया नहीं करेंगे? क्या तालीम नहीं देंगे? इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब उसमें मीडिया भी आ जाता है कि अगर वो चाहें तो मीडिया को कंट्रोल मीडिया कर सके, कि ये जो मीडिया के चैनल्स हैं इनके ऊपर जो लोग बात कर रहे होते हैं उसमें चेंजेस लाए। मुझे कोई ख़ास लग नहीं रहा कि ये कर सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करना है और कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिस्टर हुसैन, ये हमारा आखिरी सवाल था, सीरियस टॉक। अब हम मुझे जाएंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जहरा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आपको आवाज? आई थिंक थोड़ी सी आवाज में मुझे इशू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं आपको मैसेज मैसेज में आपको भेज रही हूँ। द लास्ट क्वेश्चन, इधर से देखते हैं अभी। आ रही आवाज आपको मेरी कुछ बेहतर हुई है? देखिए, अब आ रही है आपको आवाज? मिस्टर हुसैन, आ रही है अब? हेलो, आवाज मैं नहीं आपको नहीं सुन पा रहा। नहीं सुन पा रहे? नहीं, आवाज को कोई इशू हो गया एकदम से, तब से आ रही थी अब आवाज। एक्चुअली अब हमने लास्ट सवाल पे पहुंचना था। लास्ट वो थोड़ा लाइट क्वेश्चन थे। वी वांटेड टू आस्क मिस्टर हुसैन अबाउट हिज फेवरेट बुक एंड ट्रैवल, लेकिन अभी उनको आवाज नहीं आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ अगर उनको ये आवाज चली जाए तो मैं इनको मैसेज किया है। लेट्स सी अगर उनको ये आवाज आती है। Because it was our last question. देखिए मिस्टर हुसैन, अगर आपको इसको आप दोबारा चेक कर लें तो आप इसके आंसर देते हैं। trying for this. Naming questions हमारे सारे जी मिस्टर हुसैन, आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैडम, मुझे आवाज़ आ रही, बिल्कुल आ रही। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे तो मेन क्वेश्चन सारे हो गए थे, बट वी वांटेड टू एंड ऑन समथिंग लाइट, थोड़ा सा आपके बारे में मालूम करके। तो आपसे आखिरी सवाल पूछने थे वो हम ये पूछना था कि आप कोई बुक जो आप रिकमेंड करते होंगे अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को। देखिए जी, मैं आपको गुजारिश कर लूँ कि दुनिया में अब चेंज होता जा रहा है कि अब सोशल मीडिया आ गया है कि लोग बुक से प्यार नहीं करते। अब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप सोशल मीडिया से ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन मैं सही। लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बुक ज़रूर पढ़ें। आप जितना आप देखें, मेरे पीछे जो है ना ये बुक सारे लगे हुए हैं, तो मैं जी बुक जी, पढ़ने बता की रहे हो। तकरीबन रोज़ाना कोशिश करता हूँ। और मेरे आप देखेंगे तो मतलब दुनिया के अच्छे अच्छे राइटर्स के इसमें बुक लगे होंगे। मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कहूँगा
कि आजकल ये जो क्वारंटाइन है जिसमें हम लॉकडाउन हुए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको प्लीज कैश करवाएं, आप इसको वेस्ट ना करवाएं। हम जी, बड़े कामों में लगे रहते हैं, अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, अपने जॉब्स में लगे रहते हैं, अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्टडी में। तो इस वक्त आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बुक्स पढ़ें। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, दी राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रिक, दी विलियम शायर की एक बुक है। मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा अच्छा, आप ये पढ़ें कि दुनिया में रिवोल्यूशन कैसे आता है। मैं अभी रिसेंटली एक मैंने स्टडी की बुक की जिसमें मैं शेयर भी करना चाह रहा हूँ। मैंने चाइना जी, को पढ़ा कि ये चाइना किस तरह से डेवलप हुआ, फिर चाइना किस तरह से नाउ बिकमिंग अ सुपर पावर। माओ की क्या चेंजेस थी, माओ जेतुन ने जो चाइना का ख्वाब देखा था वो कहाँ तक सच हुआ उसकी जिंदगी में, वो कहाँ तक उस ड्रीम को फुलफिल कर सका। आप बिलीव करेंगे माओ की इतनी टफ जिंदगी थी, जिस दिन सही, तक वो मर गया उस दिन तक, आखिरी दिन तक स्ट्रगल करता रहा, एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। उसने अपनी सही, जिंदगी में ये चाइना नहीं देखी थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस वक्त जो शी है, जो ये प्रेसिडेंट है, ये माओ के अगेंस्ट था। तो ये हमें ये सोचना चाहिए, हमें नौजवानों को पढ़ना चाहिए कि क्या ये माओ का चाइना है। अगर नहीं है, इस वक्त मैं आपको लिख के देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता। मैं मानूंगा ही नहीं कि कोई आदमी कहे कि रोटी की वजह से कोई मर गया। नो वे। यहाँ पे इतने लोग हैं जो हेल्प करते हैं, इतने सोशल इदारे इदारे हैं, वो गांव में हो या देहात में हो। मेरे दवाई से तो मर रहे होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। भूख से कोई नहीं मरता, रोटी से कोई नहीं मरता, इतने लोग हैं यहाँ पे। लेकिन चाइना में आज भी अनबिलीवेबल लोग रोटी की भूख से मर रहे हैं। तो एक तरफ चाइना इतना बड़ा सुपर पावर, जिसकी थ्रेट से अमेरिका, रशिया जैसे मुल्क जो है वो डर रहे हैं, और उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि लोग भूख से मर रहे हैं। हाउ कैन पॉसिबल इट। उसको जी, पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि ये चाइना क्या सुपर पावर बनेगा। क्या अमेरिका जैसा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस क्या किसी दुनिया के मुल्क में है। हम अमेरिका को लाख बुरा कहें, मुझे आप ये बताएं कि हर आदमी का ड्रीम ये क्यों है कि मैं अमेरिका जाऊं, ये क्यों नहीं सही, है कि मैं चाइना जाऊं। ये तो कोई नहीं बोलता ना सही, कि मैं चाइना जाऊं। इसका सही, मतलब है कि अमेरिका अच्छा है। जी, क्यों अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना इसके चाहिए, स्ट्रक्चर को ढूंढना चाहिए। समझना तो चाहिए कि हम क्या अच्छे करते हैं। अच्छे इस वक्त विलियम शायर की बुक है माय ड्रीम अनफुलफिल्ड, पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। मैं अभी रिसेंटली जो अभी 2-3 मैंने किताब पढ़ी है। तो मैं अब सब अपने नौजवानों को बोलूंगा कि बुक 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 और बुक रीडिंग करें। सही, वेरी गुड एडवाइस आपने। हमारे पाकिस्तानी राइटर हैं, हमारे चौधरी एतजाज एहसन, उनकी बुक है सिंध जी, सागर, इंडस अच्छा, वैली, जिसके अच्छा, अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है अलेक्जेंडर द ग्रेट से। अच्छा, उसमें उन्होंने उसके कभी उन्होंने टाइटल पे, मैंने अभी अभी रिसेंटली पढ़ी है, तो उन्होंने इसके टाइटल पे एक शेर भी लिखा है, वो भी मैं सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल सुनाएँ। दरअसल पोरू ने पसपा किया सिकंदर से। दरअसल पोरू ने पसपा किया सिकंदर को, मोरक सिकंदर से, और सिकंदर पोरू से डरता था। तो उसने राजा पोरस की बड़ी तारीफ की है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर आजम कहते हैं, उसने कहा है कि राजा पोरस को जब वो हिंदुस्तान में यहाँ सिंध में आया तो उसने हाँ, उसको बड़ा टफ टाइम दिया। तो हमारे सही, नौजवानों को हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री बहुत मेरा ज़रूरी है। सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा भी हूँ, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री। माशाल्लाह, तो मैं माशाल्लाह। नौजवानों को कहूंगा कि वो हिस्ट्री के बुक जरूर पढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और जिसको अपनी हिस्ट्री नहीं पता और दुनिया की हिस्ट्री नहीं पता वो बाउंड हाँ करके जी, बिल्कुल, लगे बिल्कुल। अपनी जी मिस्टेक्स से। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। 1-2 मैसेजेस पढ़ लेते हैं जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, देन मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूँगी। सबा शेख है वो कह रही है चौधरी असद गुजर कह रही है वो एन्जॉय कर रही है, कुमार यास्मीन एन्जॉय कर रही है और चौधरी कुरुन एजाज साहब की तारीफ कर रहे हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी।
100% आप माशाल्लाह वेल ट्रैवल्ड हैं। आपके फेवरेट आप कौन-सी जगह और आपके ख्याल से कोई चीज़ जो कि उनकी अडॉप्ट करनी चाहिए? या कुछ आप आपका ऐसा? आप ट्रैवल के बारे में पूछ रहे हैं? ट्रैवलिंग जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट अच्छा, मैं इसमें गुज़ारिश कर लूँ कि ये कोविड-19 का बेड़ा गर्क जिसने जो है जिसने जो है ना हमें बंद करके रखा है, यकीन माने कि अगर ये नहीं होती तो मेरा अभी प्लान था कि मैं अभी बच्चों के साथ टर्की का प्लान था पूरा, मेरी सारी तो मुझे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना उसको जी, एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है। मैं पाकिस्तान में भी जाता रहता हूँ। अभी मैं रिसेंटली भी पूरे पाकिस्तान का सवात, उनका पूरे मैं चाइना तक गया पाकिस्तान को देखने। दुनिया की बहुत हसीन अब बहुत हसीन तरीन हमारे पास जगह है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं रिसेंटली सवात में गया, उससे ऊपर भी गया जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारी रियासत को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। टूरिज्म का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड, आपको सुकून चाहिए। तो इसमें हमें सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से हमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। वेरी वेल डन। तो उसमें हम अपने सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें ध्यान काम देना चाहिए। चाहिए। अब कुछ दिन पहले मैं नारायण कागान गया, वहां से फिर मैं एक झील सैफुल मलूक है। व्हाट अ प्लेस, माय जी, गॉड, अमेजिंग। बट आप जब मैं नारायण से वहां सैफुल मलूक पे गया तो वो एक गाड़ी थी जिसके पास हम गए, वहां पे एक ही किस्म की गाड़ी है। तो हमें जितनी भी आए थे याद थी वो पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कहीं गिर ही ना जाए, क्योंकि रोड ही नहीं जी। था, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हमें जी, पाकिस्तान को सबसे पहले डेवलप करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, दुनिया में बिल्कुल। घूमे, दुनिया को पढ़े। आजकल मैं रिसेंटली एक हिस्ट्री की एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं लोगों को बोलूंगा वो पढ़े, जिसमें सल्तनत उस्मानिया कैसे पावर में आई, कैसे जी, उरूज आया, कैसे डाउनफॉल आया। मैं अभी मेरा टर्की जाने का जो खास रीजन था वो मैं इस्तांबुल में रिसर्च करना चाह रहा था। तो ये सही। कुस्तुनतुनिया जो बना था, जिसकी जो जी, हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, तो मैं उसको फिजिकली जाके देखना चाहता था। मैं बिल्कुल। यूरोप की जितनी भी किताब पढ़ी, फिर उसके बाद फिजिकली उन चीज़ों को देखने का कुछ मजा ही और है। अगर आप ट्रेवलर है ना और आप ऐसे ही तुक्के पे जा रहे हैं ना, लिटरली आपको मजा नहीं आएगा। आप जब भी बिल्कुल। कहीं भी जाए ना, पहले उसको पढ़ लें। आप जी, मुल्क दुनिया बिल्कुल। के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं ना, उसकी पहले ज्योग्राफी पढ़ें, उसकी पहले हिस्ट्री पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। आपको बिल्कुल। एक तजस्सुस सा होगा कि अच्छा मैंने वो चीज तो देखी नहीं जो बुक में लिखी हुई है। अच्छा, वो जो वहाँ के लोग हैं ना वो आपकी इतनी इज्जत करेंगे, इतनी रेस्पेक्ट करेंगे, वो अमेजिंग कि यार वाह, आप तो हमारे लिए इतना पढ़ के आए। तो सही, जहाँ भी आप जाएं, आप अंदर शौक पैदा करें ट्रैवलिंग का। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जाए, उमरा भी करें, बाकी सही। प्लेसेस पे भी जाएं। लेकिन जी, आप ये जो दुनिया की ब्यूटी है ना, खास तौर पे जो टर्की सल्तनत उस्मानिया किस तरह पावर में आई, किस तरह डाउनफॉल हुई, यूरोप, जी, बेनजीर साहिबा ने अपने बेटे, हमारे पॉलिटिकल भले कितने भी इख्तलाफ हो, लेकिन बेनजीर साहब ने अपने बेटे को यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ाया कि यूरोप में सही। किस तरह से जंगें लगी, क्या रीजन था जिसकी वजह से इतना बड़ा लोगों का कत्ल हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, उनकी क्या ये हिस्ट्री सब थी, जानना उसके बहुत साथ क्या ज़रूरी है। क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को जरूर इन चीजों को पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। कि जाने से पहले, आप ट्रेवलर हैं, अगर आप ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं, आप उससे पहले पढ़ें कि पहले आपको पढ़ मजा आए। तो हम लोग भी यही करते हैं, पहले पढ़ के जाते हैं, उसकी एक अलग फिर आपको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं, तो आपको फिर बाद में ये ना हो कि मैं होके आई पर मुझे ये सब पता ही नहीं था उस बिल्कुल। जगह के बारे में, मौज से होके आ गए थे घूमने आ रहे। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, बहुत अच्छी आपने आइडियाज़ दिए हैं और एडवाइसेज़ भी दी हैं और बहुत शुक्रिया मिस्टर हुसैन वो आपके वक़्त के लिए जो आपने आज हमारे साथ गुज़ारा और थैंक इसके यू। साथ
थैंक यू वेरी मच जी ज़हरा, आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। आई एम रियली ग्रेट, रियली ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। इट्स ए चलिए प्लेस। फिर हम थैंक खुदा यू। हाफिज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू। फिर अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आपसे बात होगी। बहुत वालेकुम शुक्रिया। थैंक सलाम। यू। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़। एंड हमारे व्यूअर्स को भी खुदा हाफिज़। आई होप आपने आज एन्जॉय डेफिनिटली किया होगा मिस्टर हुसैन कीटो के साथ। मैं हूँ ज़हरा ज़ाहिद, पीटीवी एंकर एंड एंटरप्रेन्योर। मेरे पेज पे आप लोग हैं, बाकी लिंक्स भी हम यहाँ डाल देंगे इंशाल्लाह। एंड खुदा हाफिज़।